DEDK एकेडमी एक फ्री एजुकेशनल चैनल है जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों की सहायता करना है जिनके पास समय या संसाधनों की कमी है, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं और अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ऐसे छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करना चाहते हैं जहां सभी लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, सशक्त बनें और जीवन में आगे बढ़कर समाज को और बेहतर बना सकें। यही हमारी इस राष्ट्र देवता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका DEDK एकेडमी में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर DEDK एकेडमी। बात करेंगे आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था का ये पहला पार्ट है, यानी पहला वीडियो है। आज की वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान एक परिचय, यानी भारत का जो संविधान है उसके परिचय के बारे में। उसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं संविधान के, वो संविधान क्या होता है, भारत के संविधान की बेसिक क्या स्थितियां हैं, और यहीं से हम शुरुआत करेंगे। आखिर संविधान के ऊपर बेसिक जो हमारा है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आखिर संविधान क्या होता है और किस तरह से फंक्शन करता है। देखिए, ये जो वीडियो होगा ये IAS, PCS और दूसरे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सब परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो बहुत ध्यान से इस पूरी सीरीज़ को, ऐसे जो भारतीय संविधान का एक परिचय सीरीज़ को आप देखें। यदि आपके द्वारा कमेंट करके बताया जाता है कि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो देन हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आप इस पे कमेंट नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो हमें लगेगा कि आपको ये सीरीज़ पसंद नहीं है और इसे हम फिर यहीं रोक देंगे। तो आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें भारतीय राज्य व्यवस्था की, भारतीय संविधान की, तो संविधान जो होता है वो किसी भी देश का एक तो मौलिक और लिखित दस्तावेज होता है। दो शब्द यहाँ पर आए, एक मौलिक, दूसरा लिखित। मौलिक मतलब उस देश का अपना होता है और लिखित में होता है जिसके आधार पर जो देश की शासन व्यवस्था होती है या देश का जो भी शासन तंत्र है, पूरा के पूरा जो फंक्शन करता है या चलता है देश, वो संविधान के ऊपर ही चलता है। इसे देश की सर्वोत्तम और आधारभूत विधि भी कहा जाता है। सर्वोत्तम मतलब संविधान से ऊपर कोई नहीं होता, और आधारभूत मतलब सारी शासन की क्रियाएं, प्रक्रियाएं जो होती हैं वो इसी पर बेस्ड होती हैं। ये नींव होता है किसी भी देश के शासन की। अगर और साधारण अर्थ में इसको समझें तो जिस देश का शासन जिन नियमों, सिद्धांतों के अनुसार चलता है, उन सिद्धांतों या नियमों के समूह को संविधान कहा जाता है। मतलब कोई भी अगर देश है, वो देश किस तरह से काम कर रहा है, वहाँ चीज़ें किस तरीके से होती हैं, वहाँ कानून निर्माण कैसे होता है, वहाँ न्यायपालिका कैसे वर्क कर सकती है, वहाँ सरकार कैसे वर्क करती है, वहाँ अधिकारी कैसे वर्क करते हैं, इन सब चीज़ों को, इन नियम कायदों को बनाने वाला जो समूह होता है या इन सिद्धांतों का जो समूह होता है वही संविधान कहलाता है। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा आखिर संविधान होता क्या है। वो वैसिक सबसे बड़ी विधि, सबसे बड़ा कानून जो तय करता है कि कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा और चीज़ें किस तरीके से होंगी। तो ये होता है संविधान। देखिए, भारत की बात करें तो भारत में संविधान को देखिए, भारत के अंदर संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये भारत है। यहाँ पर बहुत सारे शब्द आपको आए हैं, जैसे संसदीय प्रणाली की सरकार वाला। पहला जो इम्पोर्टेंट शब्द आया है वो है, इसके ऊपर हम पूरे विस्तार से अगले वीडियोस के अंदर बात करेंगे, लेकिन अभी जो बेसिक जानकारी है वो मैं आपको दे देता हूं। देखिए, संसदीय प्रणाली की सरकार वाला का मतलब ये होता है जो सरकार है वो संसदीय प्रणाली की होगी। और संसदीय प्रणाली की सरकार के अंदर होता क्या है, सदन होता है, लोकसभा, जैसे भारत के अंदर है लोकसभा है और राज्यसभा है, और उसमें से जो एक सदन होता है लोकसभा, उसके अंदर मंत्री परिषद होती है, और जो मंत्री परिषद होती है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है,
और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मतलब वो तभी तक काम कर पाती है जब तक कि जनता का उसके ऊपर विश्वास होता है या सदन का उसके ऊपर विश्वास होता है। सदन के विश्वास से आशय ये है भारत के अंदर कि उसके पास मेजॉरिटी यानी कि बहुमत सदन के अंदर होना चाहिए। उसके पास जो 50% जो कुल सीट हैं उसका 50% से अधिक उसके सदस्य होना चाहिए, तभी वो सरकार काम कर पाएगी। तो ये है संसदीय प्रणाली, जहाँ संसद मतलब जो व्यवस्था होती है वो मंत्रिपरिषद ही पूरी व्यवस्था को देखती है और वो जो होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये है हमारे यहाँ की एक तो संसदीय प्रणाली। दूसरा प्रभुता संपन्न। देखिए प्रभुता संपन्न का आशय ये होता है कि कोई भी देश जो अपने निर्णय खुद ले सकता है उनको इम्प्लीमेंट कर सकता है और वो अपने निर्णयों के लिए किसी और दूसरे देश के ऊपर किसी भी तरीके से डिपेंड नहीं होता और जो उसको करना होता है वो खुद ही करता है। तो वो क्या कहलाता है? सॉवरन या फिर प्रभुता संपन्न। तीसरा होता है समाजवादी। देखिए हमारे जो देश है उसको समाजवादी बनाया गया। समाजवादी मतलब देखिए एक समाजवादी तो जो पश्चिम यानी कि वेस्ट में इसका अर्थ लगाया जाता है भाई जो उत्पादन के समस्त साधन होंगे उन समस्त साधनों पर सरकार का नियंत्रण, ये होता है समाजवादी। लेकिन भारत में लोकतांत्रिक समाजवादी बनाया गया। मतलब हमने एक बीच का रास्ता चुना है। हमने ऐसा नहीं कि जो नियंत्रित सारी चीज़ों को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है, जो उत्पादन के साधन होते हैं उनको नियंत्रित कर दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमने बाजार के ऊपर भी कुछ छोड़ा है, कुछ हमने भी कुछ सरकार ने उनको नियंत्रित, जैसे राशनिंग सरकार करती है, केरोसिन की राशनिंग करती है, इस तरह से कुछ शासन ने अपने पास रखा है। तो हमने बीच की व्यवस्था को चुना, तो ये समाजवादी का अर्थ होता है। तीसरा होता है धर्मनिरपेक्ष। देखिए जो हमारा देश है वो धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर है। हमारा कोई भारत का ऑफिशियल कोई धर्म नहीं है, हम सभी धर्मों के लिए समान आदर भाव रखते हैं, ये उसका अर्थ होता है। चौथा है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक मतलब यहाँ जो सरकार है वो लोकतंत्रात्मक सरकार है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, ये होता है लोकतंत्रात्मक। और छठवां है गणराज्य। देखिए गणराज्य का मतलब होता है ऐसा देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति यानी जो भी राज्य के अंदर सर्वोच्च होता है वो अगर उसका चुनाव होता है, वो निर्वाचित होता है, तो संबंधित देश गणराज्य कहलाता है। जैसे भारत के राष्ट्राध्यक्ष या भारत के जो मुखिया होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं और भारत के अंदर राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो भारत एक गणतंत्र है। लेकिन वहीं ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन एक गणतंत्र नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन का जो मुखिया है वो महारानी है और वो वंशानुगत होती हैं, वो चुनी नहीं जाती, उनका चुनाव नहीं होता। तो भारत एक गणराज्य है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो भारत की उसके बारे में थी। बाकी इनके ऊपर हम अगले वीडियो के अंदर जब संविधान की विशेषताओं को पढ़ेंगे तो और विस्तार से बात करेंगे। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है। मतलब जो भारत का संविधान है उसके अनुसार हमारा जो देश है उसका शासन व्यवस्था चलती है। बात करें भारत के संविधान की तो भारत का जो संविधान है वो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, यानी बनाया गया था। एक संविधान सभा बनाई गई थी और उस संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनाया और ये जो संविधान बनकर तैयार हुआ ये 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ और 26 जनवरी 1950 से ही फिर हम भारत का गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब आप आशा को समझ में आ गया हो कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है या गणराज्य का मतलब क्या होता है। गणराज्य या गणतंत्र जो होता है जब राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो निर्वाचित होता है यानी कि चुना जाता है, तब ही वो देश गणतंत्र या गणराज्य कहलाता है। प्रजातंत्र और गणतंत्र दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। भारत के संविधान की बात करें तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है वो भारतीय संविधान के निर्माता है, क्योंकि जो प्रारूप समिति थी ये उसके अध्यक्ष थे और बहुत बड़ा योगदान भारत के संविधान को बनाने में बाबा साहेब अंबेडकर का रहा है। इसलिए इनको भारतीय संविधान का निर्माता या भारतीय संविधान का जनक या भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है और बहुत बड़ा नाम है संविधान के मामले में बाबा साहेब अंबेडकर का। संविधान की जो मसौदा समिति, मसौदा का ये शुद्ध हिंदी शब्द है, इसका मतलब होता है प्रारूप। तो जो प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर थे और इनके द्वारा 3 वर्ष मतलब 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, लगभग 3 वर्ष हैं, लेकिन अगर पूरा एक एक दिन काउंट किया जाए तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा, बेहतरीन और शक्तिशाली संविधान का निर्माण किया था। 3 शब्द है सबसे बड़ा। तो जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बेहतरीन है, क्योंकि अभी तक ये फंक्शनल कर रहा है, अभी तक ये काम कर रहा है। हाँ, हालांकि इसमें अमेंडमेंट यानी कि इसमें बदलाव हुए हैं, इसमें संशोधन हुए हैं, लेकिन ऐसा कभी
कभी नहीं हुआ कि भारतीय संविधान को पूरी तरह से उठाकर एक तरफ कर दिया गया और फिर यहाँ पर जैसे अन्य देशों के साथ होता है, कई बार संविधान के ऊपर काम नहीं करते, सैन्य शासन लग जाता है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती रहती। तो भारत के साथ ये कभी भी नहीं हुआ। काफ़ी शक्तिशाली है, मतलब जिसको जो काम दिया गया है वो काम अपना अच्छे से कर रहा है हमारे संविधान के द्वारा, तो शक्तिशाली संविधान है। संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर को भारत का संविधान बनकर पूरा हो गया था और ये हर साल मनाया जाता है। इसको संविधान दिवस या विधि दिवस के नाम से भी जाना जाता है। विधि दिवस के नाम से भी इसे जाना जाता है। 26 जनवरी को का जो दिन होता है भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस रोज हमारा जो संविधान था वो बनकर पूरा हुआ था और लागू कर दिया गया था, तो ये गणतंत्र दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। अब और थोड़ा सा विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर संविधान क्या होता है। देखिए, जो ये वही दस्तावेज है जो राज्य के समस्त अंगों, कोई भी जो देश होता है, एक और चीज़ जो मैं टर्मिनोलॉजी है जो बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी राज्य का आए तो पॉलिटी की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, पॉलिटी की अपनी भाषा होती है और पॉलिटी के अंदर जब आप पढ़ रहे होते हैं तो राज्य का मतलब जो होता है वो स्टेट नहीं होता, या फिर जिसे प्रदेश कहते हैं शुद्ध हिंदी में, प्रदेश ना होकर उसके अंदर प्रदेश भी शामिल होता है, उसके अंदर देश पूरा शामिल होता है। तो जब भी हम राज्य की बात करें तो आप समझ जाएं राज्य से मतलब है पूरा देश की बात चल रही है, नहीं तो राज्य मतलब प्रदेश नहीं, केवल प्रदेश नहीं होता। तो राज्य के 3 प्रमुख अंग होते हैं। देखिए, लोकतंत्र में 3 प्रमुख अंग होते हैं। एक होती है विधायिका, दूसरी होती है कार्यपालिका और तीसरी होती है न्यायपालिका। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके ऊपर सारा जो स्टेट होता है वो फंक्शन करता है और यही होते हैं जो सारे की सारी काम करते हैं। देखिए, विधायिका जो होती है मतलब जो सदन होता है, संसद होती है या विधानसभा होती है, जो विधेयक बनाने का या कानून बनाने का काम जो करती है वो होती है विधायिका। उस कानून को लागू करवाने का काम जो करती है वो होती है कार्यपालिका, मतलब जो कार्य का पालन करवाना सुनिश्चित करती है और इसके अंदर शामिल होते हैं सारे मंत्री, प्रधानमंत्री सहित या मुख्य राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री सहित। साथ में न्यायपालिका जो न्याय देने का काम करती है और जो विधेयक या कानून बने होते हैं इनका रिव्यू करने का जो काम करती है। ये 3 ही मेन वर्क होते हैं। जो पूरा फ्रेम होता है सरकार का, उसके 3 ही मुख्य पार्ट होते हैं। पहला विधायिका मतलब कानून बनाना, दूसरा उस कानून को लागू करना और तीसरा उस कानून के को रिव्यू करना और लोगों को न्याय देना। तो ये 3 मुख्य फंक्शन होते हैं। तो इन तीनों को शक्तियां प्रदान करने का कार्य कौन करता है? ये करता है हमारा संविधान। इन तीनों अंगों को संविधान की मर्यादाओं में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है और ये बदला नहीं जा सकता, मतलब इसको नहीं कह सकते। अब देखिए, अगर ऐसा हो कि विधायिका अपनी मनमानी करने लगे या कार्यपालिका जो सरकार है वही अपनी मनमानी करने लगे या न्यायपालिका अपनी मनमानी करने लगे, तो कौन बताएगा भैया कि आपको कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना? तो इसके लिए क्या पता है, हमारा संविधान बनाया कि साहब न्यायपालिका ये काम कर सकती है, ये नहीं कर सकती, कार्यपालिका की शक्तियां या हदें ये है, कार्यपालिका ये कर सकती है, ये नहीं कर सकती, और विधायिका की हदें और विधायिका की शक्तियां ये है, विधायिका ये कर सकती है और ये नहीं कर सकती। ये बिल्कुल स्पष्ट होना जरूरी है। यदि स्पष्ट नहीं होगा तो फिर इन तीनों संस्थाओं में एक दूसरे के ऊपर टकराव आएगा और जो कि अच्छा नहीं होगा। तो ये इसके लिए संविधान होता है कि ये अपना काम ढंग से कर सकें और इनकी मर्यादाएं, इनकी सीमाएं बता सकें कि भाई आपके पास ये काम करने का और ये आपका काम नहीं है। अगर आधुनिक युग की बात करें तो संसार का प्रथम लिखित संविधान जो था वो संयुक्त राज्य अमेरिका का था, यानी अमेरिका यूएसए ने सबसे पहले अपना संविधान बनाया था। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, तो इसकी बात हम कर चुके हैं बहुत पहले ही। इसके अंदर जो कुल हैं 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग हैं। देखिए, अब आप यहाँ से कंफ्यूज हो सकते हैं कि कई जगह आपने देखा होगा कि 395 अनुच्छेद है। 395 भी सही है और 465 भी सही है। अब ये कैसे सही है ये देखते हैं। देखिए, कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं, जैसे कि बात करें अनुच्छेद 19, तो 19 के अंदर 19 का, 19 खा, 19 ग, ऐसे लेकर ही चलते हैं 19 चा तक। तो ये अगर आप 19 को एक ही
अनुच्छेद मानोगे 19 का को भी वही 19 का को, तो 19 को अगर एक अनुच्छेद मांगोगे तो उस दृष्टि से भारत के संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद हैं। लेकिन यदि 19 का को एक, 19 का को दूसरा, 19 का को तीसरा, इस तरह से अगर काउंटिंग करोगे तो 465 अनुच्छेद भारत के संविधान में हो जाते हैं। तो ये काउंटिंग करने से इसी तरह से अनुच्छेद 243 के अंदर बहुत सारे, कम से कम 30-40 करीब उसके अंदर वो हैं, क्योंकि पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद 243 है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ जुड़ी है। ये फिर उसके बाद ABCD और वो H तक जाता है। फिर नगर पालिकाएँ जुड़ गई तो और भी बड़ा हो जाता है। इसी तरह से 21 और 21 का ये 2 बन गए। अगर 21 और 21 का को अलग अलग गिनते हो तो ये 2 अनुच्छेद है, लेकिन 21 और 21 का को एक ही गिनते हो तो गिनती के हिसाब से तो एक अनुच्छेद है। तो एक अनुच्छेद के हिसाब से 395 है, लेकिन अलग अलग गिनती के हिसाब से 465 है। तो ये हमारे जो संविधान है उसके अंदर की बात है। इसके निर्माण में जो मूल संविधान, मतलब जब संविधान बना था उस समय कुल 395 अनुच्छेद थे जो 12 भागों में विभाजित थे और उसमें कुल 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान के अंदर ये अनुच्छेदों की संख्या 395 ही है या 465, जो भी आप कह सके। भागों की संख्या भी 22 है, लेकिन जो अनुसूचियाँ हैं वो 8 उस समय हुआ करती थी। वर्तमान में इनकी संख्या 12 है। अब 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है। मैंने आपको बता चुका हूँ संसदीय स्वरूप क्या होता है। जब लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है और जो मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो वो कहलाती संसदीय व्यवस्था, जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट शब्द आया, संघीय। संघीय क्या होता है? देखिए, जब राज्य और केंद्र अलग अलग होता है तो वो कहलाता है संघीय। आप देखें मध्य प्रदेश, आप भारत के अंदर देखेंगे तो एक तो भारत में केंद्र की सरकार होती है और एक संबंधित राज्यों में राज्य की सरकार होती है, और ये जो व्यवस्था कहलाती है ये संघीय व्यवस्था कहलाती है। जब केंद्र के अंदर अलग सरकार हो और राज्यों के अंदर अलग सरकार हो, तो भारत के अंदर ये स्थिति है। मध्य प्रदेश में जैसे बात करें तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनकी सरकार है, देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी उनकी सरकार है। उत्तर प्रदेश में बात करें तो अखिलेश यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी की उनकी सरकार है, और देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। तो ये जो सरकार है, ये जो व्यवस्था कहलाती है कि संघ में अलग, केंद्र में अलग सरकार है और राज्य में अलग सरकार है, ये व्यवस्था संघीय व्यवस्था कहलाती है। तो जो भारत है उसकी जो व्यवस्था है वो संघीय है। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। देखिए, कार्यपालिका, फिर मैंने आपको बताया कार्यपालिका क्यों, जो काम करने को सुनिश्चित करती है, और कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख मतलब संविधान के अनुसार जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तविक रूप से जो प्रमुख हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं वो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। जब हम पॉलिटी में आगे पढ़ेंगे राष्ट्रपति को तब आपको समझ में आ जाएगा कि नाम मात्र की कार्यपालिका आखिर क्या होती है। तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि नाम मात्र की कार्यपालिका में होता ये कि सारी जो काम होता है वो प्रधानमंत्री करते हैं या मंत्री परिषद करती है, लेकिन वो सारे काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति उस पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर करता है तभी कोई काम होता है। तो ये, लेकिन जो काम होते हैं वो कौन है? प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम करती है। चलिए बात करते हैं कुछ और कैरेक्टर्स की संविधान के। तो भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन हैं। यहाँ धारा 79 के अंदर बताया गया है कि जो केंद्रीय संसद होगी या संसद जो होगी उसके अंदर 3 चीज़ें हैं, एक राष्ट्रपति हैं और 2 सदन हैं, एक राज्यसभा है और दूसरा लोकसभा। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? ये तीनों मिलके संसद बनाते हैं। और ये कहाँ का कहा गया? धारा 79 में। वहीं संविधान की धारा 74(1) में व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, और इस मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। मतलब अब यहाँ से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो राष्ट्रपति होता है उसे क्यों नाम मात्र की कार्यपालिका कहा जाता है। हालांकि सारे काम करता राष्ट्रपति है, लेकिन उसके बिहाफ पे जो निर्णय लिया जाता है वो मंत्री परिषद लेती है, और मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति को काम करना होता है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। ये हम फ्रेमवर्क समझने की कोशिश कर रहे हैं भारत के संविधान की। फिर इस प्रकार वास्तविक कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो मंत्री परिषद के अंदर निहित होती है, और इस मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है, प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री होता है। और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी हैं।
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और यही संसदीय व्यवस्था का सबसे इम्पॉर्टेंट विशेषता है, कैरेक्टर है कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने का मतलब ये है कि जब तक लोकसभा में संबंधित पार्टी के पास बहुमत है तब तक ही वो सरकार रहेगी। जिस रोज उनका बहुमत खत्म हो जाएगा सरकार समाप्त हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है, क्योंकि भारत में संघीय व्यवस्था है तो राज्यों के अंदर भी विधानसभा है। प्रत्येक राज्य में विधानसभा है और जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये जो 7 राज्य हैं, जैसे नंबर 1 जम्मू कश्मीर, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 महाराष्ट्र, नंबर 5 कर्नाटक, नंबर 6 आंध्र प्रदेश और नंबर 7 तेलंगाना, इनके पास क्या है, एक ऊपरी सदन भी है जिसे विधान परिषद कहा जाता है। इन बाकी सब राज्यों में केवल एक ही सदन है जिसे विधानसभा, जिसे केंद्र के अंदर एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है और एक राष्ट्रपति है। उसी तरह से राज्यों के अंदर भी एक विधान परिषद होती है, एक विधानसभा होती है। लेकिन सभी राज्यों के अंदर विधानसभा हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 7 राज्यों के पास विधान परिषद भी है। यानी कि ये 7 राज्यों में 2 सदन है जबकि बाकी राज्यों में एक सदन है जो कि विधानसभा है। राज्यपाल जो होता है वो राज्य का प्रमुख होता है। जैसे देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है उसी तरीके से राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और राज्य की कार्यपालिक शक्ति उसी में विहित होगी। जिस तरह से केंद्र के अंदर जो कार्यपालिक शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में विहित होती है, लेकिन राष्ट्रपति के बिहाफ पर सारे काम मंत्रिपरिषद करती है। सेम द वे राज्यों के अंदर होता है, उसी तरीके से राज्यों में भी राज्यपाल प्रमुख होता है, लेकिन सारे काम मंत्रिपरिषद करती है। मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल को अपने उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है और राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसे केंद्र की मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उसी तरह से चलिए अब देखते हैं संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। संविधान के अंदर कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। तो कौन सी अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई वो भी हम डिस्कस करेंगे। जो पहली अनुसूची है संविधान की, उसके तहत जो बताया गया है अनुच्छेद 1 से और अनुच्छेद 4 के बीच में संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। कि जो इसके अंदर बेसिकली कुछ नहीं लिखा है, एक लिस्ट है। अनुसूचियां मतलब लिस्ट होता है, सिंपल सा आप समझ लें, कोई बहुत लग रहा होगा बहुत भारी भरकम शब्द नहीं, सिंपल सी एक लिस्ट है। जो पहली अनुसूची है उसके अंदर राज्यों के नाम लिखे हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखे हैं कि कौन कौन से राज्य भारत के अंदर है और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है, बस इतना सा लिखा है। वहीं दूसरी अनुसूची की बात करें तो प्रमुख जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ते इसके अंदर दिए हुए हैं कि किस अधिकारी को पदाधिकारी, यहाँ शब्द एक स्पेशल शब्द आया है पदाधिकारी, तो हम समझेंगे पदाधिकारी क्या होते हैं। जैसे भाग का के अंदर इसमें दिया है राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते। राष्ट्रपति को कितना वेतन भत्ता मिल जाएगा, राज्यपाल को। भाग खा में लोकसभा, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, इन सब लोगों के वेतन भत्ते दिए हैं। भाग ग में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते दिए हैं और भाग घ में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते दिए गए हैं। तो मतलब जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया दूसरी अनुसूची के अंदर। तीसरी अनुसूची की बात करें तो तीसरी अनुसूची जो है इसमें व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश आदि के लिए शपथ लिए जाने का प्रतिज्ञान या प्रारूप होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का यहाँ गलत लिखा गया है, राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप इसमें नहीं है, जबकि राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप धारा अनुच्छेद 60 के अंदर दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर केवल जो व्यवस्थापिका के मंत्री होते हैं, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, ये जो होते हैं इनके किस रूप में, किस प्रतिरूप में, किस फॉर्मेट के अंदर ये शपथ लेंगे वो फॉर्मेट दिया होता है कि ये इस फॉर्मेट के अंदर इनको पद की और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची के अंदर राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में होगा। मतलब किस राज्य को राज्यसभा के अंदर कितनी सीटें आवंटित, जैसे मध्य प्रदेश को 11 सीटें मिली है, उसी तरह से किस राज्य को कितनी सीटें आवंटित की जाएंगी या केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उनको कितनी सीटें आवंटित की जाएंगी, इसके बारे में जो उल्लेख किया गया है वो चौथी अनुसूची में किया गया है। पांचवी अनुसूची की बात करें तो पांचवी अनुसूची के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध इसके तहत किए गए। यहाँ पर देखिएगा एससी नहीं है, ये एससी नहीं है, सिर्फ ये अनुसूचित क्षेत्र है। मतलब ऐसा जगह जो सरकार अनुसूचित कर दे
उसकी बात करें। वहीं अनुसूचित जाति यानी एसटी की बात करें, एसटी और अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण से कि किस तरह से उनका प्रशासन किया जाएगा, ये अनुसूची 5वीं में दिया गया है। वहीं अनुसूची 6 की बात करें तो अनुसूची 6 के अंदर जो दिया गया है वो दिया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों का जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन के संबंध में उपबंध कि इन राज्यों में खासकर, ये इंपॉर्टेंट है, नाम जरूर याद रख लीजिएगा, पूछा गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य जो हैं इनके जो जनजातीय क्षेत्र हैं या आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पर प्रशासन किस तरह से होगा, ये बात जो थी की गई है अनुसूचित 6 में दी गई है। 7वीं अनुसूची की बात करें तो इसके अंदर विषयों के विवरण संबंधित ये सूची है। मतलब जो देखिए सरकार को विभिन्न विभागों के ऊपर काम करना होता है, जैसे बैंक की व्यवस्था भी करनी होती है, सेना की व्यवस्था करनी होती है, विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करनी होती है और पुलिस की व्यवस्था करनी, तो ये बहुत सारे विषय होते हैं अलग अलग। तो इसमें क्या किया गया है कि 3 भागों के अंदर बांटा गया। एक संघ सूची बनाई गई है, दूसरी राज्य सूची बनाई गई है और तीसरी समवर्ती सूची बनाई गई है। जो संघ सूची होती है उसके अंदर जो विषय शामिल है, जैसे बैंकिंग शामिल है, सेना शामिल है, इन सब के ऊपर का कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? इन सब पर कानून बनाने का अधिकार संघ को यानी केंद्र सरकार को है। वहीं राज्य सूची के ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची के अंदर जो शामिल होती है वो चीज़ें हैं, जैसे पुलिस है, पुलिस राज्य की होती है, राज्य सूची में शामिल होती है। इस तरह से जो राज्य सूची के अंदर जो विषय शामिल है उनके अंदर जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य को है, जबकि समवर्ती सूची में राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। लेकिन लागू कानून अगर दोनों एक साथ बनाते हैं और जो टकराव होता है तो फिर केंद्र का कानून जो होता है वो लागू होता है और वही मान्य होता है। 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसके अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई 1951 में, ये एक इम्पॉर्टेंट अनुसूची है। इसमें क्या किया गया, कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधि मान्यकरण किया गया। देखिए छोटी सी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। हुआ था क्या कि जब भारत आज़ाद हुआ था और हमारा जो संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान के अंदर 7 जो थे मौलिक अधिकार हुआ करते थे। उसके अंदर जो एक मौलिक अधिकार था वो संपत्ति का मूल अधिकार भी था, और चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको बनाया गया है मौलिक अधिकारों का संरक्षक, तो भूमि सुधार की व्यवस्था की जानी थी। मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि है उनसे लेके जो कम लोगों के पास, जिनके पास कम भूमि है उन लोगों को बांटी जानी थी। लेकिन हो क्या रहा था कि जिसकी भूमि ली जाती थी, अधिग्रहित कर दी जाती थी, वो अपने मूल अधिकार को हनन को लेकर चला जाता था सीधा कोर्ट और मामला उलझ जाता था। तो इसी चीज़ से बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि भूमि सुधार संबंधी जो कानून बनाए गए उनको 9वीं अनुसूची के अंदर डाल दिया और ये कह दिया कि भैया अब इन पर कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता, इन ऐसे जो मामले हैं इनको कोर्ट नहीं देखेगा। तो ये थी 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है वो दल परिवर्तन से संबंधित है। जो विधायक होते हैं जो चुन के जाते हैं वो अपने दलों को बदल लेते हैं, या जो निर्दलीय विधायक होते हैं वो जीतने के बाद ये विधायक सांसद भी जो होते हैं वो अपने दलों को बदल देते हैं। उनसे संबंधित इसके अंदर दिया गया है कि अगर कोई दल को बदलता है तो किस तरह से चीज़ें होंगी। तो ये, और फिर उसके बाद 1993 में जोड़ी गई 11वीं अनुसूची। इसके अंदर पंचायती राज यानी पंचायतें, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायतों को अधिकार दिए गए हैं कि कौन से जो अधिकार है, जो कौन कौन से काम है, लगभग 29 काम है जिन पे कि ग्राम पंचायतें काम कर सकती है। वहीं 12वीं अनुसूची के अंदर जो नगरीय निकाय हैं उनको इसके अंदर काम दिया गया है कि जो 18 लगभग विषय उसके अंदर शामिल किए गए, इन विषयों के ऊपर नगरीय निकाय काम कर सकता है। तो ये थी कुल टोटल 12 अनुसूचियाँ। चलिए आज का जो हमारा वीडियो है वो यहीं समाप्त होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है। यदि आपको ये पसंद आता है आप कमेंट करके हमें बताते हैं तो इस सीरीज़ को हम बहुत पूरा कंप्लीट करेंगे, आगे ले जाएंगे और लगभग कोशिश करेंगे एक वीडियो पर डे सीरीज़ से आपको मिल जाए। लेकिन आप कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते तो हमें लगेगा कि इसकी आपको आवश्यकता नहीं है। आप और हमारे वीडियो यहाँ पर मैं लिंक शेयर किए देता हूँ, यहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप हमारे वो वीडियोस देखिए। तब तक के लिए हम बनाते हैं आपके लिए इसी तरह के और उपयोगी और शानदार वीडियोस। आज की बात हम यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।